हेलो एवरीवन। आज जो है हम बात करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 या शॉर्ट में हम टीपीए कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरा वन वीडियो में हम पूरा एक्ट का जो निचोड़ है, जो क्रीम है, उसको हम आपको दे देंगे। ठीक है। जहां जहां टीपीए जिस स्टेट जुडिशरी या एपीयू के एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के जो एस्पेरेंट हैं उनके लिए तो रामबाण है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि ये जो टीपीए है ये समवर्ती सूची का यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का भाग होता है, जिसका एंट्री नंबर 6 है। सबका अलग अलग एंट्री नंबर होता है। तो यानी कि इस पे जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इसमें संशोधन वगैरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो कर सकती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। तो जो हमारा ये संपत्ति अंतरण अधिनियम है वो 1882 का है। तो ये क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि किस इसका अभी तक लागू होना कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। क्यों भाई, इसको रिपील भी तो किया जा सकता है। तो आप जाकर के पढ़िए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 372, 372। ये यहाँ पे आपको देखना है। यह कानून तृतीय विधि आयोग, थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर जो है ये बनाया गया था। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। आईपीसी अगर बात करें तो प्रथम विधि आयोग, और सीपीसी जो है द्वितीय विधि आयोग के प्रथम बार सिफारिश पे ये बनाया गया था। टीपीए में कुल 8 अध्याय हैं, 8 टोटल चैप्टर है, 137 धाराएं हैं, 137 चैप्टर सेक्शन है। सबसे बड़ा अगर अध्याय की बात करें तो वो जो है आपका अध्याय 2 है। उसमें 5 से लेकर के 53 ए तक सेक्शन है। निर्माण तिथि की बात करते हैं तो 17 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी 1882 इसका अधिनियम संख्या 4 है। और प्रवर्तन तिथि 1 जुलाई 1882 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसका जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जो नेबरिंग कंट्री है जहां पे ये टीपीए लागू नहीं होता, तो नेपाल में लागू नहीं होता है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जो है इसको लेके आया गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट माना जाता है। एवं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट है, 1908 का एक्ट है ये, उसका ये सप्लीमेंट्री एक्ट माना जाता है। ठीक है। और इंग्लैंड के जो कुछ भी न्यायालय के द्वारा जो निर्णय डिसीजन वगैरह दिए गए हैं वो टीपीए में भी समाहित किए गए हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे टीपीए में कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन की बात कर लेते हैं। पहला संशोधन 1885 में हुआ था, दूसरा 1900, तीसरा 1904 और चौथा जो 1908 में हुआ था। तो सबसे पहले संशोधन 1885 में हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं सबसे व्यापक संशोधन 1929 में हुआ, इसलिए इसे जो है मिनी टीपीए के नाम से भी जानते हैं। तो एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में पहला संशोधन 1899 में हुआ था, जिसमें 19A सेक्शन 19A जोड़ा गया था। एविडेंस एक्ट में पहला संशोधन 1938 में हुआ था, जिसमें सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया था। और जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, उसका फर्स्ट अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। टीपीए में जो अमेंडमेंट है या वो दो तरीके के हैं। एक तो जो सारवान प्रावधान है उसकी बात करते हैं, एक प्रक्रियात्मक प्रावधान की बात करते हैं। तो अगर उसके सारवान प्रावधान को संशोधन करना है तो केंद्र और संघ द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस अधिनियम में संघ द्वारा किया जा सकता है, राज्य केवल इसके प्रक्रियात्मक संशोधन ही कर सकता है। यानी राज्य केवल जो प्रोसीजरल प्रोविजन उसको ही संशोधन कर सकता है। जैसे 54, 59, 107, 123 यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। सब्सटेंटिव लॉ है टीपीए, आपको याद होना चाहिए ये। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 से लेकर के 53A तक
जो है सेक्शन चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का वर्णन किया गया है इसमें, जिसमें 5 से लेकर के 37 तक के सिद्धांत में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के बारे में बताया गया है। 38 से लेकर के 53 तक केवल अचल संपत्ति के बारे में जो है बात किया गया है। ठीक है, टीपी का जो सेक्शन 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अंतरण संबंधित प्रावधान करता है। ये केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण की बात करता है, जिसको हम इंटरवाइवस का सिद्धांत कहते हैं। इसका कुछ इंटरवाइवस का सिद्धांत के अपवाद हैं, जैसे सेक्शन 13, 14 और 16। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेक्शन 13 में बताया गया है कि आजाद व्यक्ति के पक्ष में अंतरण, यानी कि अगर कोई अनबोर्न चाइल्ड हो उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है जबकि वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो सेक्शन 5 का जो है वो, यानी जो इंटरवाइवस सिद्धांत है उसका क्या है, वो अपवाद है। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसके द्वारा होगा, तो पक्षकारों के कार्य द्वारा, एक्ट बाय पार्टीज, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, विधि की प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो अगर पक्षकारों के कार्य द्वारा हुआ तो जीवित पक्षकार होना जरूरी है। एक तो जीवित पक्षकार है, दूसरा मृत्यु पक्षकार है। तो जीवित पक्षकार में तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो सेल के द्वारा हो, चाहे लीज के द्वारा हो, जो कुछ भी तरीका हो। मृत्यु पक्षकार में जो है वसीयत के द्वारा, बाय विल ही ट्रांसफर हो सकता है। टीपीए के तहत जो है सामान्यतः पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण होता है। इसमें सेक्शन 57 चैप्टर 4 में दिया गया है। ठीक है, ये देखो जो टीपीए है ना, पूरी तरह पूर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये केवल और केवल 6 प्रकार के विशिष्ट अंतरण की बात करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है कुछ देख लेते हैं, जैसे चार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो है पहला चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बांट देते हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक तो प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन 1 to 4 है, चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 में, जो कि 5 से लेकर 53A तक है, संपत्ति अंतरण से संबंधित सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और तीसरा पार्ट यहाँ पे संपत्ति अंतरण की विभिन्न रीतियां हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाउ टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ठीक है, तो चैप्टर 2 में भी 2 है, हम ऑलरेडी इसके पहले ही बताए हैं कि जो 5 से लेके 37 तक के जो प्रावधान है वो जंगम और स्थावर, जिसे चल और अचल संपत्ति कहते हैं, उन दोनों के बारे में है। जबकि 38 से लेकर के 53 तक केवल और केवल जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे स्थावर संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं, उसके बारे में, उसके संबंधित सिद्धांत दिया हुआ है। अब संपत्ति अंतरण की रीतियां कौन कौन सी हैं, ये जो बात है यहाँ पे जो है टोटल 6 प्रकार की 6 मोड ऑफ ट्रांसफर है, 6 टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर। पहला है विक्रय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल, बंधक मॉर्गेज, पट्टा लीज, विनिमय एक्सचेंज, दान गिफ्ट, अनयूज दावा एक्शनेबल क्लेम। चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 है। कैसे इसको लर्न करेंगे चैप्टर को, देखो यहाँ बहुत आसान है इसको याद करना, ये याद कर लो। ठीक है, पट्टा को ऐसे प से पट्टा, प से 5, तो चैप्टर नंबर 5 में हो गया। पहले तो बेचने की बात होती है, सेल की, नहीं अगर बेच पाया, भाई पैसे ही चाहिए उसको, जरूरत है तो वो बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई खरीदार नहीं मिला तो वो उस पैसे को लेना है तो किसी के पास बंधक कर दिया, उसे पैसे ले लिया, बेचा नहीं। तो देखो बिक्रे के बाद बंधक है, उसके बाद पट्टा है, तो ये सीधे 3 4 5 हो गया। फिर एक्सचेंज है, विनिमय, फिर दान, फिर अनोज दावा। कहाँ से कहाँ तक है, 54 से लेके 57 तक यहाँ पे बिक्रे में है, 58 से 104 बंधक में है, पट्टा 105 से 117 है, विनिमय छोटी है धारा 118 से 121 तक ही है, दान 122 से 129 तक है, अनुयोज दावा 130 से 137 तक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं। और देखो जब भी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टीज का, हमने बताया कि 6 मोड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, किसी भी संपत्ति के अंतरण करने के 6 तरीके हैं। उन 6 तरीकों में से किसी में पूर्ण हित का जो है अंतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो किसी में जो है आंशिक हित का ट्रांसफर होता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो उसको देखते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्रय जो है पूर्ण हित का ट्रांसफर है, जो कि चैप्टर 3 में दिया हुआ है। यानी कि जब बेच देते हैं तो पूरी की पूरी हित जो है जो खरीदार है उसके पक्ष में चला जाता है। विनिमय की बात करते हैं, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, इसके जो चैप्टर 6 में बताया गया टीपीए में। दान गिफ्ट कहते हैं, जो कि चैप्टर 7 में है, और एक्शनेबल क्लेम चैप्टर 8 में है। ये टोटल 4 ऐसे चैप्टर हैं जो बात करता है पूर्ण हित का ट्रांसफर। चैप्टर 4 में बंधक दिया हुआ है। अगर आप कोई सामान आप बंधक रख देते हैं तो जब तक वो बंधक रहेगा तब तक आप अपने हित का ट्रांसफर किए हैं तो वांशिक है। उसके बाद जब आप बंधक से छुड़ा लेंगे तो आपके पास चला आया है, तो फिर वो पूर्ण हित तो हुआ नहीं, तो आंशिक हित है। चैप्टर 5 टीपीए में पट्टा के लीज के बारे में बात की गई, सेम एज ये भी आंशिक हित का ट्रांसफर होता है। चलिए अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 के अनुसार जो है जो नोटिस होता है, सूचना होता है, दो होता है, दो तरीके का, वास्तविक सूचना और आणविक सूचना, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर 4 ये बताता है कि जो टीपीए है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग है। चैप्टर 5 ये बताता है कि संपत्ति का अंतरण, संपत्ति के अंतरण करने को परिभाषित किया गया है। बस इतना ही याद करना कि इसमें क्या क्या बताया गया है। धारा 5 अपवाद है 13, 14 और 16 का। सेक्शन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेस सक्सेशन, उत्तराधिकारी होने की संभावना के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये अंतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वाद दायर करने का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन केवल वाद दायर करने का अधिकार ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सेक्शन 6 जो है इसे रोकती है। और क्या सेक्शन 6 से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे ये बताता है कि संपत्तियों का, इसमें उन संपत्तियों का वर्णन किया गया है जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। टोटल 10 प्रकार की संपत्तियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और सेक्शन 6 का क्लास 1 बताता है स्पेस सक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेस सक्सेशन, उत्तराधिकारी होने की संभावना पर जो है रोक लगाई गई है, ये बताता है। इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट केस है जुम्मा मस्जिद, मरकरा वर्सेस कोडिम नियंद्रा देवया, जिसे जुम्मा मस्जिद वाद के नाम से जानते हैं। धारा 6 क्लास 1 तथा धारा 43 में अंतर बताया गया है इसमें। सेक्शन 7 की बात करते हैं। इसमें बताया गया कि अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपसे एक ये पूछ सकता है, एक कोटेशन है, नेमो डेट कॉर्डन हैबिट, कोई व्यक्ति अपनी से उत्तम स्वास्थ्य का अंतरण नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अपवाद हैं 35, 41 और 43। 8 जो है अंतरण के प्रभाव के बारे में बताता है, और 9 सेक्शन 9 मौखिक अंतरण के बारे में बताता है। सेक्शन 10 और 11 और 12 के तहत आने वाली शर्तें शून्य होंगी और अंतरण जो है वैध होंगे। ठीक है, और बता रहे सेक्शन 25 के तहत शर्त अंतरण और दोनों शून्य होंगी। रोशर वर्सेस रोशर के मामले में बताया गया है। सेक्शन 11 में टल्क वर्सेस मोक्ष से संबंधित वाद है। 13 जो है आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इसे हम अजन्मे के पक्ष में अंतरण कह सकते हैं। और वो अंतरण सीधे नहीं किया सकता है, इसके लिए पूर्विक हित का सृजन करना होगा, यानी कोई ट्रस्ट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, वीटी वर्सेस माइकल का एक केस से दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 20 की बात कर लेते हैं। अजन्मा व्यक्ति जीवित जन्म लेते ही हक पाएगा, ये बताता है सेक्शन 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी हाईलाइट किए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शाश्वतता का के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट जो है परपेचुटी। सेक्शन 15 लिंक वर्सेस रॉबिन्सन का केस संबंधित है। 17 संचयन का निर्देश या एकत्र करने का निर्देश, डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन प्रिंसिपल बताया गया है। सेक्शन 18 में बताया गया है कि 14, 16, 17 तीनों का अपवाद है। जो है वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है, जिसे हम बोलते हैं निहित हित। सेक्शन 19 ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 21 समाश्रित हित की बात करता है। उफर्ड वर्सेस उपर्ड जो केस है धारा 22 से संबंधित है। 25 जो है सशर्त अंतरण की बात करता है। 26 पूर्ववर्ती शर्त की बात करता है। ठीक है, और ये सार्थक करना है पूर्ववर्ती शर्त का पालन।
तो इसे कहते हैं सार्वभौम पालन का सिद्धांत किस सेक्शन में, तो 26 में दिया है। इसी को ही बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस यथा सामीप्य का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है हित के निहित होने का सिद्धांत समाहित है धारा 26 में। उसके बाद 29 जो है कंडीशन ऑफ सब्सिक्वेंट या उत्तम भावी शर्त के बारे में बताता है। इससे संबंधित जो सिद्धांत है हित के विफल होने का सिद्धांत या अक्षरशः पालन करने का सिद्धांत है। पहले है उसके पश्चात शर्त का पालन ये बताता है, जिसे हम त्वरितता का, और सेक्शन 27 देखो यहाँ पे छूट गया है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ एसोलेशन कहते हैं। त्वरितता का सिद्धांत क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे, तो सेक्शन 27 में है। अंडरवुड वर्सेस विंग का जो है ये इसमें बताया गया है। यह धारा हित के अनिहित होने के सिद्धांत पर आधारित है। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचन या चुनाव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये सभी धर्मावलंबियों पर लागू होता है। इसका जो प्रतिपादन है कूपर वर्सेस कूपर के बाद में जस्टिस हैथरवी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस धारा के आधार पर लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी से के आधार पर यह है। और सेक्शन 35 ये बताता है ये मीठा मीठा हव हब और तीखा तीखा थूथू, यानी कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आपको तीखा भी खाना होगा। ऐसा नहीं कि आप बस केवल मीठा ही खाएंगे। ये कहने का मतलब अगर कोई जो है प्रॉपर्टी का चुनाव कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, तो आप केवल उसकी अच्छी प्रॉपर्टी ही नहीं आप चुन करके ले सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो जो कमियां होंगी उसको भी आपको लेना होगा। ठीक है, 35 से संबंधित कुछ वाद हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मनी वर्सेस मनी, टैगोर वर्सेस टैगोर, रगम्मा वर्सेस अटचामा का वाद काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 36 की बात कर लेते हैं, समय के आधार पर प्रभाजन का सिद्धांत। धारा 37 जो है संपदा के आधार पर प्रभाजन या विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, समय और संपदा। 41 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दृश्यमान स्वामी ऑनस्टेबल जो है की बात करता है, दृश्यमान स्वामी की बात करता है का अंतरण कैसे होगा। 41 जो है स्टॉपेल के सिद्धांत पर जो है आधारित है, या इसे ही फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। इससे संबंधित एक वाद है राजकुमार कुंडू वर्सेस मैकवीन के बाद में ये प्रतिपादित किया गया ये सिद्धांत। शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टॉपल से संबंधित। ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से, तो ये सेक्शन टीपीए का जो है सेक्शन 41 है। अगर एविडेंस में पूछे तो 115 में स्टॉपल दिया, वहां से संबंधित है। फिर आता है ज्योति सिंह वर्सेस रामदास महतो का केस है, ज्योत सिंह वर्सेस बेनामी समवार अधिनियम 1988 के द्वारा इस धारा के क्षेत्र में सीमित कर दिया गया, ये बता रहा है। सेक्शन 43 की बात कर लेते हैं। धारा 7 का ये अपवाद है, ये बताता है फीडिंग द ग्रांट बाई स्टोपेल का सिद्धांत, इसको बोलते हैं विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति या परिपोषण का सिद्धांत समाहित है सेक्शन 43 में। इस धारा में बिलेक द्वारा विबंध स्टॉपल बाय डीड समाहित है, ये भी आपको याद रखना। संबंधित केस है हॉलियार्ड वर्सेस मॉर्सल, राजपक्षी वर्सेस फर्नांडे। पूर्विकता का सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 48 में, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, जो समय की दृष्टि से पहले होगा विधि में उसका प्रथम स्थान होगा, यह है पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। सेक्शन 44 प्रत्याशन या प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, जो सेक्शन 44 और 92 दोनों में दिया हुआ है। यह सिद्धांत 44 और 92 दोनों में समाहित है। संविदा अधिनियम 1872 की जो धारा है 140 और 43 के अंतर्गत जो है प्रत्याशन का सिद्धांत भी समाहित है, तो ये भी याद रखना। संपत्ति में अभिवृद्धि सेक्शन 51 की बात करता है। इस सिद्धांत समाहित है कि साम्य चाहने वाले के साम्य का पालन करना चाहिए। ये संपत्ति की अभिवृद्धि से संबंधित चीजें हैं। सेक्शन 52 वाद लंबन या वाद लंबिता, जिसे लीस्ट पेंडेंसी का सिद्धांत कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेलामी वर्सेस सेवाइन के बाद में जस्टिस टर्नर ने जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और ये जो है पब्लिक पॉलिसी जिसे लोक नीति कहते हैं उस पर आधारित ये है।
कुछ केसेस हैं यहाँ पे संबंधित। फयाज हुसैन खां वर्सेस प्राग नारायण, श्रीमती श्यारबाई वर्सेस यशोदाबाई, विशन सिंह वर्सेस खजान सिंह, सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस ब्रजनाथ सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन जो वादलंबन से संबंधित हैं। सेक्शन 53 की बात कर लेते हैं। कपटपूर्ण अंतरण, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। इसका प्रभाव वाइडेबल होगा। डेरी वर्सेस फीक से संबंधित ये है। जस्टिस हॉर्सेल ने जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मुशाहर शाहू वर्सेस हकीम लाल इससे संबंधित वाद हैं। सेक्शन 53A भागिक पालन पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केस आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली, मारिफ वर्सेस यदुनाथ, मेडिसिन वर्सेस एल्डरसन का वाद जो इससे संबंधित है। अब हम अध्याय 3 के बारे में बात करते हैं जो कि 54 से लेके 57 तक है। तो इसमें स्वामित्व का अंतरण होता है, ये मैं पहले बता दिया हूँ। कीमत के बदले जो है ये पुरोहित का अंतरण होता है। 54 में विक्रय और विक्रय के करार दोनों परिभाषित किए गए हैं। विक्रय का ढंग भी दिया गया है इसी में। 55 क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के बारे में बताता है। 56 और 81 पार्श्विक क्रेता और क्रमबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग समाहित है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सिद्धांत में को एड्रिच वर्सेस कूपर में जस्टिस एल्डरन ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। अध्याय 4 की बात करते हैं तो सेक्शन जिसमें बताया गया बंधक और भार 58 से लेके 104 तक है। 58 से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए। 58A में बंधक की परिभाषा दिया गया है। कुल 6 प्रकार के बंधकों का वर्णन किया गया है। अवशेषी बंधक को विलक्षण बंधक भी कहा जाता है। हक विलेख का निक्षेपों द्वारा बंधन को सामयिक बंधन कहा जाता है। ये जितने हम बता रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। 58B सादा बंधक, 58C में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, 58D में भोग बंधक, 58E में अंग्रेजी बंधक, 58F में हक विलेख का बंधक, 58G में विलक्षण बंधक के बारे में बताया गया है। सेक्शन 60 की बात करते हैं। बंधक मोचन जिसे रिडीम बोलते हैं, उसमें सेक्शन 60 में बताया गया है। मोचन का अधिकार बंधक कर्ता का होता है। ठीक है, एक बार बंधक सदैव बंधक का सिद्धांत धारा 60 में समाहित है। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, ये जो सिद्धांत है नोक्स एंड कंपनी के बाद में जो है जस्टिस लॉर्ड राइट ने प्रतिपादित किया था। एक बार गिरवी सदैव गिरवी का सिद्धांत मृत्युंजय वर्सेस नर्मदावाल सस्मय के बाद में जो है प्रतिपादित किया गया था। सेक्शन 61 और 67 की बात कर लेते हैं। समेकन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, जिसे एकत्रीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। 63 और 70 में अनवृद्धि का सिद्धांत का नियम है। 63A में जो है अभिवृद्धि का सिद्धांत है। 67 में पूर्वबंध जब्ती तथा विक्रय का अधिकार दिया हुआ है, यह बंधकदार का अधिकार है। सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत घुमा के नहीं पूछेगा। सशर्त विक्रय और बंधक और विलक्षण द्वारा बंधक में बंधकदार को जो है पूर्वबंध का अधिकार प्राप्त होता है। 69A में जो है प्रापक रिसीवर के बारे में दिया है। 82 में अविदाय विभाजन का सिद्धांत है। 92 में प्रत्याशन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन है। 91 में मोचन ऊपर की का सिद्धांत है, पूर्वबंध नीचे का सिद्धांत जो है दिया हुआ है 94 में। ठीक है, सेक्शन 100 में चार्ज भार के बारे में बताया गया है। सेक्शन 103 में न्यायोचित सूचना रिजनेबल नोटिस। 104 में हाईकोर्ट का नियम बनाने की शक्ति, जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्टा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 105 से लेकर के 117 तक दिया हुआ है। यह आंशिक हित का अंतरण करता है। 105 में पट्टे की परिभाषा है। 111 में पट्टे की पर्यवसान या समाप्ति के बारे में दिया गया। 111G में जब्ती का पर्यवसान। 116 में अतिधारण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ से विनिमय बताता है, 118 से 121 तक है। चल और अचल दोनों संपत्ति का होता है, पूर्णित का अंतरण होता है। 118 में विनिमय की परिभाषा दी गया है। 121 में धन का विनिमय के बारे में बताया गया है। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, जो हिबा या दान कहते हैं। 122 से लेकर 129 तक है। स्वामित्व का अंतरण होता है, प्रतिफल नहीं लिया जाता है। इसमें संविदा अधिनियम का सेक्शन 25 का यह अपवाद है। पूर्ण हित का अंतरण होता है। दान की परिभाषा 122 में दिया गया है। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का जो है दान किया जा सकता है।
दान का ढंग जो है 100 सेक्शन 123 में बताया गया, 123 में बताया गया है, 124 में बताया गया वर्तमान संपत्ति और भावी संपत्ति का जो है दान। दान वर्तमान संपत्ति का होगा तो वैध होगा, लेकिन भावी संपत्ति का अगर किया जाएगा तो शून्य होगा। 125 में कई व्यक्तियों का एक साथ दान 125 में दिया हुआ है। सेक्शन 126 में दान का वापस लिया जाना या प्रतिसंहरण या रिवोकेशन करना। 127 में दुर्बर दान का सिद्धांत दिया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 128 में सर्वस्व अदाता के बारे में बात करता है। चैप्टर 8 की बात करते हैं, अनयूज दावा एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर 130 से लेकर 137 दिया हुआ है। सेक्शन 3 में इसकी परिभाषा दी हुई है। और अगर अगर बात करें अनुयोज्य दावा का अंतरण तो सेक्शन 30 में दिया हुआ है। 132 में साम्य चाहने वालों को साम्य का पालन करना चाहिए का सिद्धांत है। ठीक है। और ये जो सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम का डिफिनेशन है 1929 में जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है। तो यहाँ पे आप वो अनुयोज्य दावा रखे गए हैं जो नहीं है। जैसे बंधक के अधीन प्रत्ययभूति ऋण, चल चल संपत्ति चल संपत्ति के गिरवी के तहत प्रत्याभूति ऋण, चल संपत्ति के आडमान द्वारा प्रत्याभूति ऋण और मध्यवर्ती लाभ, ये सब जो है अनुयोज्य दावा नहीं है। तो इस तरह से हम जो है इसमें पूरे वीडियोस में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी पूरा हमने क्रीम इसका जो है निकाल के रख दिया। जो इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको ही तैयार करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको इसके बाद कौन सा वीडियोस जो है किस टॉपिक पे बनाया जाए, किस मेजर के माइनर पे। ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।